रोहतक में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, जिसको लोग खुल के नहीं बोल पा रहे और खुल के बोलते भी हैं, लेकिन नालों की वजह से शहर जरूर डूबेगा। इसका कारण क्या है कि नाले का मैंने शिकायत भी की थी। नाले का ठेका जिस एजेंसी को दे रखा है, लगभग मैं अंदाजन था तो 1 करोड़ रुपया पूरे शहर का। तो उस एजेंसी ने क्या कर रखा है कि मेरी उसने साफ करी वार्ड की एक गली का नाला, और टेस्ट डोके कर दिया। मैंने फोन करा क्योंकि नाला कई किलोमीटर का रह गया था मेरे वार्ड में जी। तो मैंने यहाँ जो सफाई इंस्पेक्टर होते हैं, सेंटर इंस्पेक्टर, उसके माध्यम से सूचना दी कि भैया आप मेरे साफ कराओ। बोला जी मैं कहता हूँ। तो उसने ठेकेदार की तरफ से मैसेज आया कि वो वार्ड नंबर सपोज मेरा 20 है, 21 में लग रहा हूँ। तो मैं चलो बढ़िया है, वो भी अपना शहर में। मैंने 21 वाले से कंफर्म किया। तो वो बोला भाई साहब ये तो आपके वार्ड में लग रहा है, मैंने इसको कही दिक्कत नहीं 21 वाले को 20 की कह दी, 20 वाले को 21 की, 18 वाले को 19 की, 19 वाले को 18 की। इस करके उसने लगभग 6,000 रुपये में एक वार्ड कवर कर दिया। 22 वार्ड हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए, 144, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बच के 95 लाख जी। तो 95 लाख रुपए में से अब के इनका सिस्टम है, मैंने तो बता दी, बदबू है। देखो सौरभ जी, हमने तो खुल के आवाज उठाने का बीड़ा ले लिया क्योंकि सरकार की तरफ से हरी झंडी है। इनके मेंटेनेंस के टेंडर होते हैं आए साल, जहां से मुझे भ्रष्टाचार की बदबू महसूस हुई। ये उसको अगर खत्म कर देंगे तो हर साल वो मेंटेनेंस के टेंडर नहीं होंगे, जो कि करोड़ों रुपया आपने दिखाया ये फॉल्ट है, ये ठीक हो गया, ये फॉल्ट है। और हकीकत में ग्राउंड में मैंने महसूस किया, मैंने अपने तजुर्बे से ही बताता हूँ क्योंकि झूठी बातों को धन नहीं है। कई बार तो ऐसा हालात देखे हैं मैंने, अधिकारी ये सोचते हैं कि पार्षद से तो मिले ही नहीं। ऐसे भी अधिकारी मैंने देखे, वो कहते हैं व्हाट इज ए म्युनिसिपल काउंसलर। ठीक है, अगर उनसे उल्टा रिपीट क्वेश्चन करें कि व्हाट इज योर प्रोटोकॉल टू टॉक अगेंस्ट ए म्युनिसिपल काउंसलर, तो उनको सरकार को कुछ ही व्यक्ति बदनाम करने पर लगते हैं। और जो अधिकारी एक तो होता है हिंदी भाषा में कढ़ा हुआ, एक पढ़ा हुआ जी। जो खाली पढ़ा हुआ है वो व्यवहारिक नहीं होता, कढ़ा हुआ और पढ़ा हुआ वो व्यवहारिक होता है। वो अधिकारी अपनी ईमानदारी से कार्य भी करता है, पब्लिक की भी सुनता है, और सरकार का जो विजन है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, वो प्योर एक समाज सेवा और धार्मिक विचारधारा की ये पार्टी है। उनका एक ही मकसद है कि जहां भी भ्रष्टाचार दिखे, चाहे वो अपनी सरकार में अधिकारी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ और कार्य को प्राथमिकता से कराओ। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक के भाजपा से नगर निगम के पार्षद प्रवीण कौशिक, जो कि पहले सरपंच भी रह चुके हैं और समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार सौरभ जी, आपको और आपके सभी डिजिटल भूमि परिवार को मेरा सादर नमस्कार। प्रवीण जी, आपको पार्षद बने लगभग 1.5 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है, तो अब तक का कैसा अनुभव रहा? आपको क्या कमियां लगी और क्या प्लस पॉइंट लगे? सौरभ जी, बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। नगर निगम में हमारे जो अधिकारी थे, जितने भी हमारे माननीय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर, हमारे हाउस के मुखिया, मेयर श्री रामोतार वाल्मीकि जी, और भी जो ब्रांच, उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। विकास कार्यों के लिए हम सभी मिलकर एक साथ कार्य करते थे। तो पिछले 2-1 महीने से, जबकि नगर निगम कमिश्नर की पोस्ट खाली थी, तो मैं तो विकास पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ हैं, उन्हीं को हम आगे फॉलो करते हैं पब्लिक के लिए। तो 2 महीने से वो पहिया रुक गया था, तो इस दौरान थोड़ा हमें अच्छा महसूस नहीं हुआ। बाकी काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। कुछ कमियां थी नगर निगम में, प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा आईडी का इशू था,
वो हमने सभी मेयर साहब के नेतृत्व में पार्षदों ने मिलकर उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। 70% तक ठीक भी हमने किया है और बाकी 30% अब एक एजेंसी को हम ठिका देंगे जिसकी निगरानी हर एक वार्ड का पार्षद करेगा, ऐसा भी हमारा विचार है। अच्छा, आपने अभी जिक्र करा कि लगभग 2 महीने 50 से 55 दिन से जो है नगर निगम कमिश्नर का जो पद था वो रिक्त पड़ा था। कल ही जो है जो एडीसी हैं रोहतक नरेंद्र कुमार जी, उन्हें पदभार दिया गया है कमिश्नर का। तो इस 1.5-2 महीने में है, आपको क्या लगता है क्या नुकसान हुआ रोहतक? इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जो रूटीन्स की जो कार्य होते हैं, आप देखो, हम डेली एक क्लर्क के पास भी अगर अगले दिन की फाइल इकट्ठी हो जाए तो वो भी उसको कार्य करने के लिए 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो अब ये जो 1.5-2 महीने में जो विकास कार्यों की फाइलें थी बनी थी, उनके एस्टिमेट्स बनाने, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी, जैसे कि मैं 2-3 और तो चलो कार्य गली का जो रुक गए थे कार्य, उनकी पेमेंट रुकना, वो नहीं हो पाया कार्य। और हमने जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिस तरह गौशाला बनाना, हमारा जो एक प्रोजेक्ट था कि जो नगर निगम की जगहों पर 2-4 गौशाला बनाएं जिससे कि गौ माता ये कूड़ा वगैरह ना खाएं, तो वो प्रोजेक्ट भी अधर में लटक गया। और हमारा जो एक स्टेडियम बड़ा, एक शहर में बड़ा स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम ही है, तो हमारा एक विज़न था सारे हाउस का कि नॉर्थ साइड हमारा जो एरिया है, साउथ साइड में एक स्टेडियम है, हमने नॉर्थ साइड में एक बड़ा स्टेडियम बनाने का हमारा विचार था। तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रस्ताव भेज दिया गया था। तो अब वो कार्य है, अब तो कहने से क्या फ़ायदा है क्योंकि अब हमारे नए अपने आयुक्त आ गए हैं, एडीसी साहब जी, नरेंद्र जी, अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे पहले भी वास्ता पड़ता रहता था, मिलनसार हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मिलनसार होने से पहले जिस तरह हमारे कमिश्नर डॉक्टर आनंद शर्मा जी थे, तो सभी पार्षदों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, व्हाट्सएप के माध्यम से ही काम चल जाता था। कोई ज़्यादा होती नगर निगम में, वे एक बिल्कुल साधारण तरीके से, उनमें कोई एक ना झूठ बोलने की आदत थी और एक आईएएस में जो असली गुण होने चाहिए वे थे। अच्छा, रोहतक में इस समय आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे लोग खुल करके नहीं बोल पा रहे? रोहतक में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, जिसको लोग खुल के नहीं बोल पा रहे और खुल के बोलते भी हैं। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट कई जगह नगर निगमों में ये नगर निगम के अंडर कर दिया गया है, जिससे कि जो पार्षद हैं उनकी एनओसी के बगैर कोई कार्य नहीं होते। लेकिन अब क्या है, इन्होंने इनके ऊपर, इन्हीं के मुखिया हैं, तो ये अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। मेरा अपना मानना है कि जैसे कि इनके मेंटेनेंस के टेंडर होते हैं आए साल, जहाँ से मुझे भ्रष्टाचार की बदबू महसूस हुई, ये उसको अगर ख़त्म कर देंगे तो हर साल वो मेंटेनेंस के टेंडर नहीं होंगे, जो कि करोड़ों रुपया आपने दिखाया ये फॉल्ट है, ये ठीक हो गया, ये फॉल्ट है। और हकीकत में ग्राउंड में मैंने महसूस किया, मैंने अपने तजुर्बे से ही बताता हूँ क्योंकि झूठी बातों को धन नहीं है। तो मैंने कहा अपने जेई से पहले था जो लड़का, ये अच्छा लड़का अब जो है, मैंने कहा कि आप जेई साहब ये कार्य मेरा करवा दो जी। एक लाइन रुक रही थी, वो बोला जी लेबर नहीं है ठेकेदार के पास, ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार का टेंडर नहीं करा है। तो जब एक 30,000 की आबादी पे और एक भी आदमी उनके पास नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो तो सिस्टम को फेल कर रहे हैं जी। और हालांकि ठेका भी होता है, सब कुछ होते हैं, सरकार को कुछ ही व्यक्ति बदनाम करने पर लगते हैं। और जो अधिकारी एक एक तो होता है हिंदी भाषा में कढ़ा हुआ, एक पढ़ा हुआ। जी। जो खाली पढ़ा हुआ है वो व्यवहारिक नहीं होता, कढ़ा हुआ और पढ़ा हुआ वो व्यवहारिक होता है। वो अधिकारी अपनी ईमानदारी से कार्य भी करता है, पब्लिक की भी सुनता है। और सरकार का जो विज़न है, देखो सरकार का जो हमारा विज़न है, भारतीय जनता पार्टी का, मैं बहुत ही पुराना एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो हमारी पार्टी का
जो विचारधारा है वो प्योर एक समाज सेवा और धार्मिक विचारधारा की ये पार्टी है। उनका एक ही मकसद है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार दिखे, चाहे वो अपनी सरकार में अधिकारी हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और कार्य को प्राथमिकता से कराओ। अच्छा, आपने भी पानी की समस्या की बात उठाई, तो अभी मंगलवार को ही जो है पार्षद वार्ड 7 से कपिल नागपाल जो है उन्होंने पब्लिक हेल्थ एसडीओ कार्यालय में जो है जलघर में धरना दिया था, जिनके समर्थन में आप भी पहुंचे थे। क्या कारण था? देखो, मुझे पता लगा कि हमारा कोई साथी और एक धरना दे रहा है, तो एक भाईचारे के नाते हम सबका फर्ज है कि उसको जाकर बूझना तकलीफ क्या है, क्योंकि कोई ना कोई गहरी बात होगी। जब एक पार्षद धरना देता है, उसको यहाँ तक पानी भर गया होगा, तो मैं वहाँ गया और मैंने उनसे बात जब बूझी तो उन्हें बताया, मैंने कई बार लिखित विभाग को शिकायतें कर ली हैं, लेकिन इनकी जूं तक नहीं रेंग रही। और सीएम साहब को ये फीडबैक देते हैं कि जी सब ओके है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई आज इन माध्यम से और इनके खिलाफ हमने बतानी है मुख्यमंत्री जी को। तो मैं भी फिर वहाँ जाके मैंने बताया भाई हम कोई भी जायज़ लड़ाई है उसमें आपके साथ हैं, और ये आपकी जायज़ समस्या है, गंदा पानी कोई भी नहीं है पी के राजी। और हम सब का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अच्छा खाते हैं, अच्छा खाना चाहिए, सबका एक ही खून है। तो मैंने उसका समर्थन किया, जिसका रिजल्ट आपने देखा भी कि शाम को उसकी मांगे मान ली गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो कमिश्नर का रिक्त खाली पड़े था, सबसे बड़ी बात देखो, एक 6-7 घंटे में ही उसका रिजल्ट। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कितने एक्टिव हैं इस बारे में। अगर कोई अधिकारी उनको गलत फीडबैक देता रहा तो मैं उनका कसूर नहीं मानता, क्योंकि उनके दर पे अगर कोई छोटा सा बच्चा भी जाकर समस्या रखता है, वो उसका समाधान जायज़ तरीके से करवा ले। लेकिन प्रवीण जी, कल वाले धरने के बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि सरकार भी भाजपा की, पार्षद भी भाजपा के। साथ ही एक चीज़ और देखिए कि जब कांग्रेस और इनेलो का टाइम था, पार्षदों की सुनवाई अधिकारी करते थे, लेकिन अब कुछ अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। देखो, यही मैं बात इस पर बताता हूँ कि सरकार तो सबकी हो जाती है। जब सरकार बन गई तो एक पार्टी विशेष सबकी सरकार है। अब रही बात एक पार्टी विशेष पार्षदों की ना सुनवाई होने की, तो वो सभी अधिकारियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। कुछ कड़वे और मीठे अनुभव हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, कुछ अधिकारियों की व्यक्तिगत मंशा हो सकता है, उनकी पृष्ठभूमि किसी दूसरी पार्टी से हो, उनको हटा तो सकती नहीं सरकार। काम तो कर्मचारी अधिकारी तो वे भी हैं, तो वे सरकार को बदनाम करना चाहते हो। कुछ जो नए अधिकारी हैं, तजुर्बा उनको है नहीं, और एक मैं ये कहता हूँ डिग्री लेने से आदमी महान नहीं बन जाता, उसको महान उसका कार्य, उसके विचार बनाते हैं। तो कुछ अधिकारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मैंने अपने भी अनुभव देखे हैं कई अधिकारियों के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने काम न करने का बीड़ा उठा रखा था, ठीक है जी, और अब उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते एज प्रोटोकॉल। हमारे पास तो एक ही ताकत है कि हम उसकी बात विरोध के माध्यम से और किसी भी माध्यम से या पत्र के माध्यम से आगे लिख सकते हैं। उसके बाद तो सरकार अपने आप एक्शन लेती है। तो हमने देखा कई अधिकारी सिर्फ कागजों में चढ़ाते हैं, मीटिंग धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। तो उनको तो मेरा यही प्रार्थना है कि आप भी एक इंसान से ही आईएएस बने हो, आईपीएस बने हो, तो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हैं, चाहे नगर निगम पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, सबका। और एक अधिकारी, जिस तरह आपने सुना होगा सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट मतलब जनता का सेवक, ठीक है। इसी तरह पार्षद जन सेवक, मुख्यमंत्री जन सेवक, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक। तो आपको भी आप अपने पद की गरिमा रखें, हमें अपने पद की गरिमा रखने दें। कई बार तो ऐसा हालात देखे हैं मैंने,
अधिकारी ये सोचते हैं कि पार्षद से तो मिले ही नहीं। ऐसे भी अधिकारी मैंने देखे, वो कहते हैं व्हाट इज ए म्युनिसिपल काउंसलर। ठीक है, अगर उनसे उल्टा रिपीट क्वेश्चन करें कि व्हाट इज योर प्रोटोकॉल टू टॉक अगेंस्ट ए म्युनिसिपल काउंसलर, तो उनको समझ जाए। लेकिन हम वहाँ ये बातें एक बहस में ना करके उनको आगे अपनी रिपोर्ट जो हमारी पार्टी का एक संगठन है वहाँ पहुँचाते हैं, और उस पर एक्शन होता भी है और हो भी गा और आगे भी करेंगे। अच्छा, इस वक्त रोहतक की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? सफाई, सीवर या फिर ट्रैफिक व्यवस्था? देखो, आपने तीनों ही चीज़ इसी बताई हैं ये कि किसी एक का नाम लेना तो बहुत ही कठिन होगा। सफाई के मामले के बताता हूँ मैं कि बीच में हड़ताल वगैरह होने से कुछ हो गया था, तो सफाई एक चुनौती सरकार के लिए नहीं है, लोगों के लिए चुनौती ये लोगों ने बना रखी है कि जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अब डोर टू डोर और रोड स्वीपिंग का टेंडर चालू है, आप कूड़ा अन्यथा न डालें, कूड़े की गाड़ी में डालें। तो सफाई में तो लगभग अब कंट्रोल में है मामला। रही बात सीवरेज की, सीवरेज के मामले में शहर बहुत पिछड़ रहा है। अब सुनने में आया है, मैं बयानबाजी दे दूं कि सीवरेज लाइन का प्रोजेक्ट पास हुआ, सभी पुरानी सीवरेज लाइन बदलिंदा है, तभी ये हाल होगा। और रही बात ट्रैफिक की, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है शहर में, ट्रैफिक का बुरा हाल है, क्योंकि हर एक आदमी के पास 4-4, 5-5 व्हीकल हो गए। और ये देखो आप, जो ऑटो हैं ये भी बहुत ही रिक्शा ज़्यादा होगी, तो इसका सॉल्यूशन ट्रैफिक का ज़्यादा गहरी समस्या है। तो एक बार आपने देखा था सम विषम OD1 का वो चला था कार्यक्रम, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा। मैं सोचता हूँ कि इसको ऐसे ही चलाया जाए, उससे कम होगा। और अगर ज़्यादा दिक्कतें आती है तो जिस तरह दिल्ली में भी OD1 पर्सनल व्हीकल पे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रवीण जी, अभी आपने ऑटो का जिक्र करा, बीच में पुलिस द्वारा भी जो है ऑटो को नंबरिंग दी गई थी, ऑटोस की जो संख्या एक निर्धारित करने की भी प्रक्रिया चलाई गई थी। बावजूद उसके अभी भी शहर पे अगर निकलें तो दुनिया भर के ऑटो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण भी ये बनते हैं कि एक मिनट सवारी देखते ही कहीं भी मोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करना चाहिए कंट्रोल? 100% करना चाहिए। देखो, वैसे तो सबकी ये रोजी रोटी का ही आदमी निकलता है, लेकिन क्या है, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, क्योंकि एक खाली चलेंगे वे, एक जब कम होंगे तो भर के चलेंगे, तो इससे दो फायदे होंगे। एक ट्रैफिक कम होगा और उनके रेस्ट भी मिलेगा और आमदनी भी उतनी रहेगी। तो ट्रैफिक के मामले में जो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राज पुरोहित जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, मिले हैं, मैं मिला हूँ उनसे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और उनको ये सुझाव आपने दिया, अच्छा सुझाव दिया है। अब की बार हम हाउस की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके नगर निगम तरफ से स्टैंड भी बनाए जा सकते हैं ऑटोस के, हाँ, ताकि हर जगह ना रोके बिल्कुल एकदम से। स्टैंड भी बनाए जा सकते हैं। और ये आपका अच्छा प्रश्न है कि इसको हम नगर निगम में पुट करेंगे आपके चैनल के हवाले से कि भी डिजिटल भूमि ने एक क्वेश्चन उठाया था, आपका स्पेशल नाम लेके इस क्वेश्चन को पुट करके और ये OD1 का करवाएंगे। अच्छा, साथी प्रवीण जी, आप समय समय पर जो है गौ माता के भी आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी जो है टेंडर किया गया था शेल्टर्स के लिए गौ माता के, लेकिन बावजूद उसके कूड़ों में जो है खाती हुई कूड़ा खाती हुई गौ माता दिख जाती है। तो अभी क्या रणनीति है आपकी आगे उसके लिए, और किस प्रकार से जो है आप आगे प्लानिंग करते हैं? देखो, मैं गौशाला मुझसे कई साल से जुड़ा हुआ हूँ। गौ माता का सभी आशीर्वाद है, हम सब के ऊपर ही है। तो मैंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे पास जगह है, और मैंने कई NGO से बात की थी। अब नगर निगम की गौशाला में तो हम नगर निगम वाले पैसे देते हैं, लेकिन कुछ NGOs वाले बात उन्होंने आके, एक स्वामी जी भी हैं, अच्छे संत हैं, समाज सेवक हैं, गौ सेवक हैं, तो उन्होंने कहा जी आप गौशाला तैयार करवाओ नगर निगम की, और हम इसको एडोप्ट कर लेंगे। एडोप्ट का मतलब है नगर निगम को कुछ नहीं देना जी, सिर्फ बिल्डिंगें देनी है और व्यवस्था करनी है, पानी की और चारे की व्यवस्था और रख रखाव की व्यवस्था वे करेंगे, अपना एक संसाधन, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो गौ माता यहाँ नहीं दिखेंगी, रोड पे कचरा नहीं खाएंगी, और एक फायदा क्या होगा
कि जो नगर निगम अब पैसे देता है वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं, एक समाज सेवक जिस तरह ग्रुप है इकट्ठा करके वो चलाएगा। तो अब हमारी जो हाउस की मीटिंग होगी जल्द ही होगी, अब कमिश्नर साहब ने आ गए हैं, तो उसमें यह हमने सारी ड्राइंग वगैरह मैंने एसडीओ से बात की थी, बना ली गई है, जगह भी सब ओके है। तो उसका टेंडर लगवाएंगे लगभग, ये मानो क्योंकि बड़ा टेंडर था, कमिश्नर साहब की पावर से ही फाइनेंशियल वो मिलती है, मेयर साहब और वो एक, तो उसमें हम एक 4-5 करोड़ की गौशाला एक बनवाएंगे और 2-3 जगह बनवाएंगे, जिससे कि जो गौ माता है ये रोड पे ना दिखें। और लोगों से भी अपील करते हैं कि ये आपकी छोड़े हुए पशु हैं, इनको दूध निकाल कर ऐसा ना मजबूर करें। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जब मैं कूड़ा खाती देखता हूँ तो मन में एक टीस ज़बरदस्त होती है, लेकिन यहाँ एक मजबूरी दिख जाती है कि चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। ये एक बड़ी टीस है और इस टीस को पूरी करेंगे। और मैं एक अभियान आपके चैनल के माध्यम से चलाना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको कूड़ा खाते गौ माता दिखे, आप उसके साथ एक सेल्फी लें और वो सेल्फी मेरे नंबर 80 53 53 5600 पर या डिजिटल भूमि के नंबर पर भेजें। और उस सेल्फी लेने के बाद एक सेल्फी जिसका 100 रुपये का जुगाड़ है, 50 का जुगाड़ है, 200 का जुगाड़ है, उस गौ माता को खिलाएं। इससे बहुत ही, ये मैं बता रहा हूँ, आप जब ये आंदोलन ये अभियान छिड़ेगा तो मेरे हिसाब से रोहतक की जनसंख्या अब 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। और हद से हद मार के ये मानो जो सड़कों पर गऊ हैं 2-3 हज़ार हैं। तो एक आदमी अगर 100 रुपये करता है तो सिर्फ 3,000 व्यक्ति 5 लाख में से इस कार्य को कर देंगे। और उसके बाद इतना कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर रोड पर से भी, मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ जिम्मेवारी हमें अपनी भी होगी। तो आप एक लोकेशन समेत एक फ़ोटो अपना खींच कर भेजें, या तो आप फोटो भेजें, हम भी वहाँ चारा भेजने का अपने सर्कल से करेंगे, जितना अपनी कैपेसिटी हो उसकी उतना हम चारा मिलकर जो ग्रुप बनाएंगे भेजने की कोशिश करेंगे। और आगे ये बताया। और मैं तो सौरभ जी ये बताता हूँ कि गौ सेवा से बढ़कर इस संसार में गौ सेवा और इंसानियत की सेवा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो ये पहली रोटी गाय की निकाली जाती है हमेशा। बिल्कुल, हमने शुरू बचपन छोटे से थे हम, जब से देखते थे, अब पता नहीं था जी। जब तो इतना गहरा ज्ञान नहीं था। तो हमारे माता गाय की वो रोटी निकालती, तो छोटे छोटे थे, भूख लगती तो पूछते भी, माँ ये रोटी आपने क्यों रखी? तो पहले मुझे दो। छोटे बच्चे को तो आपने पता भूख लगती, वो हमारी माँ बताती कि बेटा ये पहली रोटी गाय माता है, गाय हमारी माता। उसी से बचपन से वही संस्कार परिवार में। अच्छा प्रवीण जी, आपने खुद एक बात बोली अभी कि दूध निकाल करके गाय को जो लोग हैं सड़कों पर छोड़ देते हैं और कूड़ा खाने को मजबूर होती है, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए या कोई कानून निकालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही गायें भी जो है उनको ना लौटाई जाए? देखो, मैं ये मानता हूँ क्योंकि पैसा कमाने के लिए आप ये कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेजुबान को छोड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ हमने ये भी प्रावधान किया था कि पहली बार 5100 फिर 11,000 गौ माता और नगर निगम में से पर्ची कटवा गए, लेकिन वे भी फाइनेंशियल तौर से, कुछ व्यक्ति तो होंगे लेकिन अधिकतर फाइनेंशियल तौर से कमज़ोर हैं। तो वे अगर वहाँ से हम जिसकी भी गौ उठाते हैं तो उसको एक बार की चेतावनी देकर जो भी जुर्माना छोटा मोटा लगाकर, अगर दूसरी बार पाती है तो उसकी गऊ की पालना हम ये समझेंगे ये नहीं कर सकता जी, तो उसकी गऊ की पालना गौ सेवक करेंगे। आपको बताइए, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 3,000 गायें हैं, 3,000 गायें हैं, क्योंकि लगभग 2,500-1,000 गायें अब नगर निगम की गौशाला में। ओके। तो 2,500-3,000 गायें हैं। ये अगर पब्लिक चाहेगी, जो ये गौ माता को दूध निकाल कर छोड़ देते हैं, तो ये एक सिर्फ जागृति की कमी है जी। जिस दिन वे जागृत होंगे ना, वे उसके पैर भी धोएंगे। जागृति की कमी है। अच्छा प्रवीण जी, मॉनसून जो है वो आने वाला है और अभी तक शहर में नालों की सफाई नहीं हुई है,
तो क्या इस साल भी हर साल की तरह रोहतक शहर फिर डूबेगा? देखो जी, कुछ तो ये जो सीवरेज वगैरह डिपार्टमेंट है इसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नालों की वजह से शहर जरूर डूबेगा। इसका कारण क्या है कि नाले का मैंने शिकायत भी दी थी। नाले का ठेका जिस एजेंसी को दे रखा है, लगभग मैं अंदाजन था तो 1 करोड़ रुपया पूरे शहर का। तो उस एजेंसी ने क्या कर रखा है कि मेरी उसने साफ करी वार्ड की एक गली का नाला, ओके। और टेस्ट ही डोके कर दिया। मैंने फोन करा क्योंकि नाला कई किलोमीटर का रह गया था मेरे वार्ड में। जी। तो मैंने यहाँ जो सफाई इंस्पेक्टर होते हैं, सेंटर इंस्पेक्टर, उसके माध्यम से सूचना दी कि भैया आप मेरे साफ कराओ। बोला जी मैं कहता हूँ। तो उसने ठेकेदार की तरफ से मैसेज आया कि वो वार्ड नंबर सपोज मेरा 20 है, 21 में लग रहा हूँ। तो मैं चलो बढ़िया है, वो भी अपना शहर में। मैंने 21 वाले से कंफर्म किया। तो वो बोला भाई साहब ये तो आपके वार्ड में लग रहा है, मैंने इसको कही थी करने के। 21 वाले को 20 की कह दी, 20 वाले को 21 की, 18 वाले को 19 की, 19 वाले को 18 की। इस करके उसने लगभग 6,000 रुपये में एक वार्ड कवर कर दिया। 22 वार्ड हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए, 144, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बच के 95 लाख रुपए। जी। तो 95 लाख रुपए में से अब के इनका सिस्टम है, मैंने तो बता दी, बदबू है। देखो सौरभ जी, हमने तो खुल के आवाज उठाने का बीड़ा ले लिया क्योंकि सरकार की तरफ से हरी झंडी है अपनी। ना मैं नगर निगम की तनख्वाह लेता कि मैं पक्ष लेता हूँ। जिस दिन हमने बनने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि अगर गौ माता ने सुन ली तो अपनी तनख्वाह गौ माता के खाते में जाएगी। वो खाते में जाती है गौ माता के, चारे के माध्यम से, गेहूं के माध्यम से, नगद कैश के माध्यम से। तो आवाज उठाएंगे खुलकर। 100% इसमें बदबू है। कमिश्नर साहब आ गए हैं क्योंकि 1.5-2 महीने से बता ना सारा, मैं तो सच्चाई बताऊं, मैं तो गया ही 2-4 बार हूँ जी। क्योंकि अपने जो इसमें है सिस्टम में नगर निगम कमिश्नर्स की बहुत ज़्यादा पावर होती है। जी। और वो पावर डेलीगेट कर रखी थी, तो वहाँ से जाने को फायदा नहीं था, तो इसलिए हम रुक रहे थे। मीटिंग भी नहीं हुई, आपने देखा। मीटिंग भी शायद 5-6 महीने, 4-5 महीने हो गए। जी। तो अब इसका मुद्दा जरूर उठाएंगे। लगभग 1.5 साल हो गया नगर निगम बने, इन द सेंस की इलेक्शन हुए, और आपको पता है फाइनेंस कमेटी बिना डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के नहीं चल सकती। और अभी तक जो है ना सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर को लेकर के कोई प्लान नहीं है, तो क्या कारण है? देखो, मैं ऐसा तो ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं क्योंकि ये काम है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि और शहरों के नगर निगम में भी बन चुके हैं डिप्टी मेयर, सीनियर। अभी सारे नहीं हुए हैं। अभी मेरे हिसाब से शायद मानेसर या 1-2 शहर में हुए हैं अभी। हाँ, लगभग 6 नगर निगमों में बाकी रहते हैं। जी। देखो, संगठन मेरे हिसाब से अब पूरी तैयारी में है क्योंकि जो फाइनेंस कमेटी होती है उसमें कोरम करना पूरा होता है। अभी तो वो सिर्फ ठीक है, काम चल रहा है। तो वैसे तो हमारा ये सरकार का जो है, हमारे मेयर साहब का ही है सारा ये डिपार्टमेंट पूरा करना, और वो एक्टिव हैं काफ़ी। हमारे संघ के अच्छे नेता हैं, वक्ता हैं, अच्छे मेयर हैं। तो हम उनसे करेंगे बात ज़रूर कि भाई इनको जो भी है बनाओ, जिसको भी बनाना है। अच्छा प्रवीण जी, राजनीति अगर बात करें तो राजनीति आपके लिए सेवा है या एक ब्रांडिंग? मैंने कभी राजनीति को भी ब्रांडिंग नहीं समझा। मैं तो अपने कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान ने हाथ पैर कमाने के लिए दिए हैं, और जो राजनीति है ये एक सिर्फ जन सेवा का ही सबके लिए होना चाहिए माध्यम। क्योंकि ये राजनीति को अगर आप बिजनेस बनाओगे तो फिर जनता में ये मानो त्राहिमाम हो जाएगा। क्योंकि आप उसको बिजनेस बनाओगे, पहले लगाओगे, फिर उन्हीं से निकालोगे। जी। ठीक है। तो हमने तो ये सोच रखा है कि अपना परमात्मा की दया से अपना काम करो, मेहनत करो, उससे जो कमाई है उससे खाओ, और राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाओ। अच्छा प्रवीण जी, भविष्य को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? देखो, भविष्य को लेकर अब अच्छा
हम लोगों के कार्य करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। जी। एक सिपाही से हवलदार बनता है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, किसी भी महकमे में जाके देखोगे तो सभी, और ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि सितर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आगे परिसीमन बन रहा है, 2026 में अब सीटें बढ़ेंगी और जनता का जो अपना फैसला होगा उस हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। और अगर भाईचारा और जो है हमारा ये कहेगा कि आपको भाई किसी और रूप में सेवा करनी, किसी और रूप में सेवा करेंगे, ठीक है। राजनीति तो सिर्फ एक माध्यम है, सेवा आप कभी भी किसी रूप में कर सकते हो। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि लगभग 2800 किलोमीटर की सद्भावना यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, और जो रोहतक में आकर संपन्न हुई, उसमें अगर देखा जाए तो रोहतक गढ़ है, कहा जाता है कि हुड्डा साहब का गढ़ है रोहतक, और उसी, और आप एक घर में ही कोई यात्रा आ रही है और वहां पर हुड्डा साहब नहीं थे, दीपेंद्र हुड्डा नहीं थे, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखो ये इनका अंदरूनी मामला है वैसे तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में फूट तो अब की नहीं, कई सालों से है, क्योंकि एक कुर्सी है और ये त्याग की कुर्सी होती है। लेकिन इस कुर्सी को कोई अपनी स्थायी बनाना चाहता है तो दूसरे आदमी को तो मौका मिलता ही नहीं, बिल्कुल। और मौका सबको चाहिए। तो सब अपने मौके की लड़ाई है। तो कोई किसी का गढ़ अपना मान लेता है और कोई व्यक्ति दूसरे गढ़ को, लेकिन अगर सही मायने में देखो तो एक क्षेत्र से गढ़ कभी नहीं बनता, क्षेत्र से नहीं, पूरे हरियाणा से ही गढ़ बनेगा। और चौधरी विजेंद्र सिंह ने भी अच्छी बात कही थी कि भी रोहतक मेरा भी गढ़ है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और छोटू राम जी की धरती है ये, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ से नाता है। तो गढ़ तो, और आपका भी नाता है, आप यहाँ पैदा हो रहे, हम यहाँ पैदा हो रहे, तो गढ़ तो सभी का है जी। अच्छा, एक चीज़ बहुत देखिए कि बीजेपी में जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़बरदस्त है, कि बहुत सारे हमने फंक्शंस में देखा है जहाँ सीएम भी स्टेज से नीचे बैठे होते हैं, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो माइक को लेकर के आपस में स्टेज पे झगड़ते हुए तक दिखते हैं। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का जब इतिहास उठा के देखोगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो इन्होंने शुरुआत की जब, और उससे पहले संघ में श्री माधव जी गोवलकर और बड़े बड़े हमारे संघ के जो नेता हैं, तो इन्होंने एक छोटे से पौधे के रूप में शुरुआत की थी। एक विधायक बना, एक एमपी बना, उसके बाद 2 बने, 4 बने, 10 बने। आप हरियाणा का ही उदाहरण ले लो, हरियाणा में कभी हंसते थे, बीजेपी के 2 विधायक होते थे, हंसते थे सबकी बीजेपी की सरकार। और देखो आप, बीजेपी की सरकार भी बनी, बहुमत से भी बनी, 1 बार बनी, 2 बार बनी, तीसरी बार बनी। और अब कुछ ही समय में जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी आप देखोगे कभी भी किसी से हंस के मिलते हैं, ऐसी छवि उभर के आ रही है कि जनता अपनी मुख से कह रही है कि आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ी बात और बताता हूँ, डिसिप्लिन हमारे में, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी, अपने आप को वे एक सेवक समझते हैं, सभी कुर्सी के लालची नहीं है, इसलिए डिसिप्लिन्ड है। और इसमें एक खास बात है कि व्यक्ति क्यों जुड़ता है, कि आप देखो पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे, ठीक है जी, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था पार्टी ने, किसी ने नाम नहीं सोचा था, साधारण परिवार से बिल्कुल, और मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी जी का इतिहास उठा के देखो आप, एक सरपंच से, और इसी तरीके चलते चलते जिला परिषद, एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। इसमें कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं भी बन सकता हूँ। तो अब लोगों को समझ में आने लगी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी, ये एक जो हमारा हिंदू तो लुप्त होता जा रहा था, वेस्टर्न कल्चर जो कि एक खराब संकेत है नई पीढ़ी के लिए, वो खत्म होता जा रहा था, वो जागृत किया है। वो जागृत किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमारा देश है हिंदुओं का, हिंदू प्रधान। जी। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी राजनीति सिर्फ हिंदू हिंदू की नहीं करती, सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको समान आदर देती है, जब तक वे आदर में रहे। अगर वे अपने जो आदर भाव या हिंदू का अपमान करते हैं तो पार्टी भी अपनी कार्रवाई उस हिसाब से। अच्छा प्रवीण जी, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से कि रोहतक की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रोहतक की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नगर निगम में कोई भी, हम पार्षद जितने भी साथी हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हर एक जो प्रस्ताव चाहे किसी भी साथी का हो जायज़, उस पर सभी पार्षद साथी दस्तक करते हैं। एक ये सबसे बड़ी बात देखो, हालांकि हमारा बहुमत है, हम 14 पार्षद, 3 हमारे नॉमिनेट, 17, एक हमारा सबसे बड़े मेयर साहब 18, कोई भी प्रस्ताव हम पास कर सकते हैं बहुमत से। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो और साथी हैं, 6 हमारे निर्दलीय, 2 हमारे कांग्रेस के साथी भाई, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं बरता, समान विकास कार्य है। वे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो रोहतक नगर निगम में एक मिसाल सी अगर गौर से देखो तो बनी हुई है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। छोटी मोटी कमियाँ नगर निगम के में बहुत ही सुधार हुआ है। छोटी मोटी जो कमियां हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, उनको भी ठीक करेंगे। हमारी जो मेन जो है मांग, डिमांड, लड़ाई, संघर्ष, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उससे ज़्यादा रहता है। और उसको अगर मर्जी इसमें कर देंगे तो फिर काफ़ी, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है शक्तियाँ वो उन्हीं के पास हैं। जब तक वो उनकी ACR हमारे कमिश्नर साहब नहीं लिखेंगे, और मेयर साहब, वैसे तो शक्ति है मेयर साहब के पास, लेकिन ऑफिशियली ये डिपार्टमेंट आने से मजबूती मिलेगी काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो ये थे हमारे साथ रोहतक वार्ड 20 से पार्षद प्रवीण कौशिक जी, जिन्होंने रोहतक के समस्याओं के बारे में जिनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही हमारे विचार उन्होंने बताया कि वो जो है हाउस की मीटिंग में ज़रूर रखेंगे और उन पर कार्य हो इस चीज़ का भी वो ध्यान देंगे। तो यहीं पर मैं सौरभ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।